इस छापेमारी में पुलिस को भारी मात्रा में हथियार, आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक सामग्री मिले थे, जिससे पुलिस को इन लोगों के ऊपर शक होने लगा। ये लोग अधिकतर उन्हीं लोगों को अपने कैंप में शामिल करते थे जो गरीब, कम पढ़े लिखे और छोटे मोटे आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। लश्कर के तीसरे कमांडर को इस हमले का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया था और जिस स्थान पर हमला होना था उस स्थान का पहले से ये लोग रेकी करते थे। ये अमेरिका से दोबारा पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर लश्कर ग्रुप में शामिल होकर के कई प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे हथियार चलाना, ग्रेनेड चलाना, विस्फोट करना। हाफिज सईद जो लश्कर का कमांडर एंड चीफ था, वह 2005 में ही मुंबई के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उस समय उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। वह जो प्लान बना रहा था वह प्लान पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। उसी साल 2006 में मुंबई पुलिस ने औरंगाबाद में लश्कर के कई ठिकानों पर छापेमारी किया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बंदरगाह, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर सुरक्षा बढ़ा दिया और इस सुरक्षा को देखते हुए लश्कर ने सोचा कि अगर इस समय हमला करते हैं तो उसका प्लान फेल हो जाएगा, जिसके कारण लश्कर ने अपने प्लान को बीच में ही रोक दिया। लेकिन साल 2006 के अंत में इन्होंने फिर से एक प्लान बनाना शुरू किया। अब की बार इन्होंने लश्कर के 3 कमांडर, हाफिज सईद जो प्लानिंग की देखरेख करता था, जकी उर रहमान लखवी ये लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर था जो आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था, और लश्कर का तीसरा कमांडर था साजिद माजिद जो लश्कर का ग्लोबल ऑपरेटर था और ये हमले वाले स्थान का रेकी करवाने और कंट्रोल रूम को कंट्रोल करने का काम करता था, और 26/11 हमले का इसे प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनाया गया था। ये तीनों पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में लश्कर का कैंप लगाना शुरू किया और वहां पर युवाओं को जिहाद के नाम पर अपने ग्रुप में शामिल करने लगे। ये लोग अधिकतर उन युवाओं को टारगेट करते थे जो गरीब, कम पढ़े लिखे और छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में शामिल थे। लश्कर ने अपने कैंपों के द्वारा इस क्षेत्र से लगभग 50 से 60 युवाओं को अपने कैंप में शामिल कर लिया और इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मुरीदके और कराची जैसे कैंपों में ले गया, जहां पर इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। यह ट्रेनिंग इतना हार्ड होता था कि कई लोग बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ करके भाग गए और बाकी जो बच गए वह बीच में एलिमिनेट होते गए और लास्ट में केवल 10 लोग ही बचे जो ट्रेनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट किए। इधर 1970 के दशक में पाकिस्तान में कादियान सैन्य स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे। एक का नाम था तहव्वुर राना और दूसरे का नाम था दाऊद सईद गिलानी। ये दोनों बचपन में ही एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं। दोनों पढ़ाई पूरी करने के बाद तहव्वुर राना पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन 1990 में ये पाकिस्तानी सेना से इस्तीफा दे देते हैं और कनाडा चले जाते हैं और 2001 में ये कनाडा का नागरिकता भी हासिल कर लेता है। इसके बाद शिकागो में इन्होंने अपना खुद का एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की कंपनी भी स्थापित करती है। उधर दाऊद सईद गिलानी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय पाकिस्तान में रहता है और वह पुनः अमेरिका लौट आता है और यहाँ आकर के वह छोटे मोटे व्यवसाय करना शुरू किया। इसके अलावा वह ड्रग तस्करी का भी काम करने लगा था, जिसके कारण अमेरिका ने 1988 ईस्वी में इसे गिरफ्तार भी किया था। लेकिन 2001 ईस्वी के बाद दाऊद सईद गिलानी फिर से पाकिस्तान आते हैं और अब की बार लश्कर के साथ मिलकर के हथियार चलाने और जासूसी करने का ट्रेनिंग लेते हैं और अपने दोस्त तहव्वुर राना को भी लश्कर के संपर्क में लाते हैं और अपनी कंपनी को इस हमले में समर्थन देने के लिए कन्विंस करते हैं। इसके लिए तहव्वुर राना तैयार भी हो जाते हैं और अपनी कंपनी के एक ब्रांच को मुंबई में शिफ्ट कर देते हैं। इधर दाऊद सईद गिलानी को मुंबई की रेकी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसके लिए तहव्वुर राना की कंपनी ने दाऊद सईद गिलानी के लिए नकली पासपोर्ट, नकली वीजा और यहाँ तक कि नकली नाम भी बना दिए। इन लोगों ने इसके नाम को बदल करके दाऊद सईद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडी रख दिया, जिससे भारत में किसी को भी इसके ऊपर शक न हो। और ये तहव्वुर राना की कंपनी के बहाने 2006 से लेकर 2008 तक लगभग 5 बार ये मुंबई का रेकी किया और जिस स्थान पर हमला होना था उस स्थान के फोटो, वीडियो और जीपीएस को एकत्रित करके लश्कर को भेजता था। इसके अलावा लश्कर को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी समर्थन मिल गया था, जिसमें मेजर इकबाल जो हेडली का हैंडलर था, मेजर समीर अली, ये दोनों मिल करके आतंकियों को रसद सामग्री, हथियार और सैटेलाइट गैजेट्स जैसे सैटेलाइट फोन, वीओआईपी जैसे उपकरणों के आपूर्ति करते थे और इनकी ट्रेनिंग भी देते थे। ये लोग 10 आतंकियों को अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर के कई प्रकार की ट्रेनिंग करवाते थे, जैसे हथियार चलाना, हैंड ग्रेनेड चलाना,
रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करना, इसके अलावा मैप को समझना, स्पीड बोट और हाईजैकिंग जैसे कई प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद अब समय आ गया था कि इन 10 आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ करवाए और मुंबई के अंदर हमला करवाए। इसके लिए लश्कर ने स्थल मार्ग को छोड़ करके जल मार्ग का रास्ता चुना, क्योंकि स्थल मार्ग पर भारतीय सेना कड़ी सुरक्षा में तैनात थे, जिसके चलते लश्कर यहाँ पर रिस्क समझ करके इसको छोड़ करके जल मार्ग का रास्ता चुना। इन 10 आतंकियों को AK-47 राइफल, पिस्तौल, RDX, हैंड ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और GPS डिवाइस से लैस कर दिया गया और 22 नवंबर 2008 को अल हुसैनी नाम के शिप में बैठा करके कराची से इसे मुंबई की तरफ रवाना कर दिया। बीच में इसे पाकिस्तानी नेवी भी मिली थी, लेकिन ISI के हस्तक्षेप के बाद नेवी इसे जाने दिया। कुछ दूर आगे चलने के बाद इसे कुबेर नाम का एक मछली पकड़ने वाला शिप मिलता है, जिसमें 5 लोग बैठे थे। अमर सिंह सोलंकी जो उस शिप को चला रहे थे और बाकी 4 लोग पीछे बैठे थे। इन आतंकियों ने उस शिप को हाईजैक कर लिया और जो पीछे 4 लोग बैठे थे उसको मार देते हैं और उस अमर सिंह सोलंकी को जिंदा रखते हैं ताकि आगे की जानकारी उसे मिलती रहे। 26 नवंबर 2008 को ये लोग भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पर ये लोग इनफ्लेटेबल बोट्स पर सवार हो जाते हैं और अमर सिंह सोलंकी जो कुबेर शिप को चला रहे थे उनको भी ये लोग मार देते हैं और रात को करीब 8:30 बजे के आसपास ये लोग मुंबई के कोलाबा तट पर उतरते हैं। इसके बाद ये 10 आतंकी अलग अलग ग्रुप बना करके अपने टारगेट पर पहुंचने लगे। अजमल कसाब और अबू इस्माइल ये दोनों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर गए, 4 आतंकी ताजमहल होटल की ओर गए और 2 आतंकी नरीमन हाउस की ओर और 2 आतंकी ओबराय होटल की ओर बढ़े। अजमल कसाब और अबू इस्माइल 9:20 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर पहुंचे और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। 9:40 पर 4 आतंकी जो ताजमहल होटल की ओर गए थे वहां पर फायरिंग किया, जिसमें 31 लोग मारे गए। 9:45 पर 2 आतंकी जो नरीमन हाउस की ओर गए थे, ये नरीमन हाउस यहूदियों का केंद्र था, इसके ऊपर हमला करता है, जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा 2 आतंकी जो ओबराय होटल की ओर गए थे, ये लोग रात करीब 10 बजे के आसपास हमला करते हैं, जिसमें 30 लोग मारे जाते हैं। जिस समय मुंबई के ऊपर हमला हो रहा था उस समय पुलिस को इनकी खबर लगी। मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और आतंकी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया, लेकिन पुलिस उनके सामने में टिक नहीं रही थी, क्योंकि पुलिस के पास एडवांस हथियार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आतंकी के पास AK-47 जैसे राइफल थे, जिसके कारण मुंबई पुलिस इस जवाबी कार्रवाई में पिछड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके आतंकी को रोकने में लगे रहे। इधर अजमल कसाब और अबू इस्माइल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में हमला करने के बाद स्टेशन से बाहर रोड पर आ जाते हैं और एक टैक्सी पकड़ के कामा अस्पताल के ओर बढ़ जाते हैं। कामा अस्पताल पहुंचने के बाद ये लोग गोलीबारी करते हैं, जिसमें 2 चौकीदार और एक ATS प्रमुख हेमंत करकरे शहीद हो जाते हैं। ये लोग अस्पताल के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस के जवाबी कार्रवाई के कारण ये लोग अंदर नहीं जा पाए। यहाँ से भागने के बाद ये लोग मेट्रो सिनेमा जंक्शन के पास एक स्कोडा कार खड़ी थी, उस कार को हाईजैक कर लेते हैं और गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार को इस हमले की खबर लगने के बाद रात 11 बजे NSG को तैनात करने का आदेश दिया। उस समय NSG के पास स्पेशल विमान नहीं था और जो था भी वो हरियाणा एयरबेस पर लगा हुआ था, जिसके कारण IL-76 के द्वारा NSG को मुंबई लाया गया। 27 नवंबर सुबह 7 बजे के आसपास NSG कमांडो मुंबई पहुंचे और ताजमहल होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस पर ऑपरेशन शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ऑपरेशन वैसे ही खत्म हो चुका था, क्योंकि आतंकवादी वहां से हमला करके भाग चुके थे। NSG कमांडो ने 28 नवंबर की शाम को ओबराय होटल के अंदर जो आतंकी थे उन दोनों आतंकी को मार गिराया और उसी शाम नरीमन हाउस के आतंकी को मारने के लिए NSG ने हेलीकॉप्टर से NSG कमांडो को उतारे और यहाँ भी उसी शाम को दोनों आतंकी को मार दिया। लेकिन इस हमले में मेजर संदीप उनकृष्णन भी शहीद हो गए। ताज होटल के अंदर करीब 3 दिनों तक ऑपरेशन चलता है और आखिरकार 29 नवंबर को NSG कमांडो ने ताजमहल होटल के अंदर जो 4 आतंकी थे उन चारों आतंकी को मार गिराते हैं। उधर अजमल कसाब और अबू इस्माइल जो स्कोडा कार से गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहे थे, उनके कार को पुलिस घेर लेते हैं और फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में अबू इस्माइल की मौत हो जाती है और वहीं से पुलिस अजमल कसाब को जिंदा पकड़ते हैं।